नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासी आगे। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। आज आखिरकार बंगाल की धरती पर कमल खिला और बीजेपी की सरकार बनी। दशकों के अथक प्रयास के बाद बंगाल की धरती भगवा में नजर आई। बंगाल में दीदी का राज खत्म हो गया और आज से शुभेंदु युग की शुभ शुरुआत हो गई। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में आज शुभेंदु की ताजपोशी हुई। शुभेंदु अधिकारी ने आज बीजेपी के पहले और बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इस मौके पर शुभेंदु के साथ ही दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल समेत 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन शुभेंदु की असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर ब्रेक लगेगा? क्या घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कटमनी पर बुलडोजर चलेगा? क्या हिंदुत्व और विकास के डबल इंजन से बंगाल की तस्वीर वाकई बदलेगी? बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा, जिसका वादा किया था शुभेंदु ने। और अपनी पहली कैबिनेट बैठक में शुभेंदु किन चुनावी वादों पर मुहर लगाएंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ आपसे कराएंगे। लेकिन बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि शपथ ग्रहण के लिए आज ही का दिन उन्होंने क्यों चुना था। ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण करके। चलिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। और अब आप देखिए कि उनके साथ ही बहुत बड़ा मंत्रिमंडल जो है उन्होंने अभी फिलहाल नहीं रखा है। आज के दिन दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, साथ ही अशोक कीर्तिनिया, खुदीराम टूहू और निशित प्रामाणिक को शपथ दिलवाई गई है। तो यहाँ पर तस्वीर साफ है और ये तस्वीर पूरी की पूरी बैलेंस करती हुई यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि कास्ट कॉम्बिनेशन हो, क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन हो, तमाम चीज़ों का यहाँ पर स्पेशली ख्याल रखा गया है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बंगाल में हर समाज को समाज को हिस्सेदारी देने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। शुभेंदु अधिकारी जो हैं ब्राह्मण हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, मेदिनीपुर से आते हैं। दिलीप घोष ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ अग्निमित्रा पॉल की हम बात करें, महिला रिप्रेजेंटेशन जो कहा जा रहा था उसको यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हर तरह से SC ST ने भी जिस तरह का भरोसा दिलाया है उसको साधने की कोशिश की गई है। तो जो ये मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है शुभेंदु की, अपने आप में तमाम कास्ट कॉम्बिनेशंस को, समाज के हर तबके का रिप्रेजेंटेशन लेते हुए आपको नजर आ रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुशील घोष जुड़ चुके हैं, एडिटर प्रियबंधु मीडिया से। और तृणमूल कांग्रेस से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। यहाँ पर सब्यसाची चैटर्जी हैं, नेता CPIM के, वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इन सभी से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल यही है, जब इतनी बड़ी मेजोरिटी है, जब इतना बड़ा भरोसा है, तो डिलीवरेबल्स भी बड़े होने चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही वहां पर म्युनिसिपल के चुनाव हैं, साथ ही पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो आपने कहा है, जो वादों के साथ, जिस सपने के साथ आप आए हैं, उसको आपको पूरा भी करना है। रोहन गुप्ता जी, सबसे पहले तो बधाई आपको। आखिरकार पश्चिम बंगाल में कमल लहराया, आपकी सरकार बनी है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से ये जो थम्पिंग मेजोरिटी है ना, ये बड़े नंबर, बड़ी जिम्मेदारी लेकर आ रहे हैं। सोनार बांग्ला का सपना जो आपने दिखाया है बंगालियों को, वो आपको पूरा भी करना होगा। किस तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने? जी बिल्कुल, पहले आपका धन्यवाद। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है बहुत बड़ा विश्वास पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा पे रखा है। और इतने सालों बाद, आजादी के बाद पहली बार हुआ है कि इतने बड़े बहुमत से भाजपा की सरकार यहाँ पे बनी। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा, ये वही जनता है कि 1960 के दशक में देश को लीड करते थे। एक सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में पश्चिम बंगाल का नाम होता था। उन्होंने वहां पे देखा जिस प्रकार से लेफ्ट का शासन हो या कांग्रेस का हो या TMC का हो, उनकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई। कहीं ना कहीं अपने आप को कटा महसूस किया।
और जिस प्रकार से टीएमसी का एक कैंपेन था बाहरी वर्सेस बंगाली अस्मिता, बंगाल की जनता समझ चुकी थी कि सिर्फ बंगाल की अस्मिता की बात करने से अस्मिता नहीं होती, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, भले कोई कुछ भी बोले, क्योंकि मैं 4 महीने वहां पे था, सबसे बड़ा इशू था एंटी इनकम्बेंसी। उसको कुछ न कुछ करके कुचलने का प्रयास उन्होंने तुष्टीकरण से करने का किया, ध्रुवीकरण से कर, पर वो सफल नहीं हुए। आज महिला मुख्यमंत्री के होने के बावजूद भी आरजी कर जैसे इंसिडेंट हो और आप उसको प्रोटेक्ट करने की बात करें, दुर्गापुर के इंसिडेंट के बाद में आप ये कहें कि लड़कियां बाहर ना निकले, तो जनता को कहीं ना कहीं उनका विश्वास खत्म हो चुका था टीएमसी पे। सामने भाजपा थी, भाजपा ने पूरे देश में जहां जहां मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है वहां पे डिलीवर करके दिखा। और पूरी देश की जनता के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने भी देखा कि युद्ध के समय पे क्या जिम्मेदारी से सरकार ने अपना काम किया। और पिनाजी, यही कई समय होता है कि जब सरकार की जो है टेस्ट जो होती है, भाषण तो हर पार्टी करती है, बड़े बड़े दावे करती है, पर टेस्ट ऑफ द पुडिंग जो बोलते हैं वो आपने देखा कि युद्ध के समय पे जिस प्रकार से किया पूरे देश की जनता ने देखा। और उसके सामने एक जो नैरेटिव पश्चिम टीएमसी में था कि भाई बाहरी, मोदी जी ने उसको तहस नहस कर दिया। जो मोदी जी पे भरोसा, मोदी की गारंटी की बात करें, एक झालमुड़ी वाले वीडियो ने पूरे इनको जो मिर्ची लगाई है टीएमसी की, आज भी वो मिर्ची का स्वाद ठीक है सर, ये बातें कैंपेन के तक तो ठीक थी, यहाँ पे डिलीवरल्स बड़े हैं। सुशील घोष जी भी हमारे साथ। सर नहीं, एक मिनट, आपके पास आऊंगी मैं। आपने अपनी बात कही, आज आपका दिन है, आपकी सरकार बनी है, आपको बधाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुशील जी, घुसपैठी है जिसको लेकर लगातार कैंपेन का मुद्दा बनाया गया, और आज से नहीं पहले से भी। और हर बार कहा जाता था कि भाई जिम्मेदारी तो केंद्र की है बॉर्डर सिक्योरिटी करना, बीएसएफ भी उनके अधीन है, तो क्यों हो रही है घुसपैठ, क्यों नहीं वापस भेज देते। तो ये जवाब आता था कि भाई हमारी सरकार नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जमीन नहीं मिल रही है फेंसिंग के लिए, वहां पर मुफीद माहौल नहीं है। अब कुछ नहीं बचेगा एक्सक्यूज। असम, पश्चिम बंगाल, केंद्र, सब जगह आपकी सरकार है। विपक्ष भी ताल ठोक के पूछेगा भाई जिन घुसपैठियों के नाम आप कटवा रहे थे, जिनकी बात कर रहे थे, उनको वापस कब भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए, डेटा दिखाइए। बिल्कुल पिनाक जी, देखिए यहाँ पर जब कैंपेन हो रहा था तो भाजपा का एक कैंपेन का लाइन था ट्रिपल डी, जो खुद अमित शाह जी ने यहाँ पर बोल के गया था। पहले उसको डिलीट करो, डिटेक्ट करो, उसके बाद डिलीट करो और उसके बाद डिपोर्ट करो। तो ये जो डिटेक्ट और डिलीट वाला पार्ट एसआईआर में हो गया। हालांकि जो हम लोग यहाँ पर ग्राउंड में काम कर रहे हैं उसको मालूम है, ये जो डिलीट और डिटेक्ट का काम है ये 60% हुआ है। 40% अभी भी वोटर लिस्ट में जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है, उसका फिर से एसआईआर करना पड़ेगा, फिर से उसका जो डिटेक्शन है वो करना पड़ेगा। बट जो ऑलरेडी डिटेक्टेड है उसके बाद ट्राइब्यूनल के टाइम है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, डिपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो बंगाल का जो हिंसा है उसको आप क्लियर नहीं कर सकते हो, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाजपा यहाँ पर जीतने के बाद भी चंद्रनाथ रौत, पीए शुभेंदु अधिकारी, उनका डेथ हो जाती है। ये तो एक बड़ी 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 पार्ट है। दूसरी बात ये भी है जो हमने भी बार बार क्वेश्चन पूछा कि ये फेंसिंग का काम क्यों नहीं हो रहा है, तो भाजपा से ये बोला गया था कि भाई टीएमसी सरकार यहाँ पर जमीन नहीं दे रहा था। हालांकि स्वराष्ट्र मंत्रक ने उसका जो फंडिंग है वो भी अलॉट कर दिया, बट वो जमीन नहीं मिल रहा था, इसलिए बीएसएफ वहां पर कुछ काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट भाजपा का हो गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो फेंसिंग कंप्लीट करना भाई, एकदम मतलब टॉप स्पीड में, वंदे भारत का स्पीड में वो काम करना है, सो दैट नए कोई यहाँ पर घुस नहीं पाए। हालांकि कुछ कुछ एरिया है जहां पर जियोग्राफिकल कारण में उसको फेंसिंग आप नहीं कर सकते हो, जैसे सुंदरबन का एरिया है, बहुत सारे नदियां है वहां पर, तो वहां पर आप फेंसिंग कैसे करोगे। लेकिन अगर ये वॉच टावर बन जाते हैं, वहां पर अगर आधुनिक बोट होता है जिससे बीएसएफ उसको पूरा कवर कर सकता है, तो ये सारे घुसपैठिया का काम खत्म हो सकता है। और ये अगर नहीं होगे तो ये नॉट ओनली फॉर बंगाल, पूरे देश के लिए थ्रेट बन चुका है। हमने देखा है यहाँ पर साद रेड्डी जैसे टेररिस्ट, बांग्लादेशी टेररिस्ट, जिसने ममता बनर्जी ने 3 विधानसभा में जिसका वोटर कार्ड बना के रखे थे, और वो बंगाल में वोट देके केरला चले जाता है, वहां पर जाके टेररिज्म के काम करते हैं, बाद में आसाम का पुलिस जाके उसको गिरफ्तार करता है। तो ये जो अभी सर्कल बन गया है, आसाम, त्रिपुरा, पूरा नॉर्थ ईस्ट भाजपा के अंदर है, बंगाल है, बिहार का सपोर्ट है, ओडिशा है, तो पूरा सेगमेंट यहाँ पर आ गया है। अभी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, अभी डिलीवरेबल का टाइम है, और ये गवर्नमेंट करेगा ये पहले ही ये इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि जब आज ओथ सेरेमनी हो गया उसके बाद शुभेंदु अधिकारी कई सीनियर लीडरों के साथ वहां पर जो स्वराष्ट्र सचिव है, वहां पर जो मुख्य सचिव है, उनके साथ टेंट में जाके मीटिंग में बैठ गया। उनके मतलब गवर्नमेंट में दिमाग में भी है कि ये हाई प्रायोरिटी टास्क है, ये करना ही है, और नहीं तो जनता अभी कुछ एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला है।
ठीक है, बिल्कुल। और आपके पास कोई जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, जब मैंडेट इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी हैं और अब कुछ एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आखिरकार दशकों बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। सरकार ने कैंपेन के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, सोनार बांग्ला बनाने का सपना दिखाया था, घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का बात की थी। अब जाहिर सी बात है बतौर विपक्ष आप लोग सब चेक एंड बैलेंस रखेंगे इन तमाम आंकड़ों पर? नहीं, धन्यवाद पिनाक जी। और जाहिर सी बात है कि जिस चुनाव को इतना ज्यादा पोलराइज करने के बाद हम लोगों ने तो वाकई इतना ज्यादा पोलराइजेशन देखा ही नहीं, जिस लेवल में हम उत्तर प्रदेश में नहीं एक्सपेक्ट करते थे। उस समय उस व्यक्ति ने चुनाव को इतना पोलराइज किया और उसी के बाद उसको मुख्यमंत्री बना दिया, ये बड़ा अजीब सा रहा। खैर, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहन जी से सुन रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी थी। ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ क्या विपक्ष के लिए थी कि आपके लिए भी कभी रहती है? गुजरात में 1995 से, जिस राज्य से आप आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं आती है? कभी इसके बारे में सोचा है आपने? असम में 2016 से आपकी सरकार है एनडीए की, वहां आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। यूपी में आपको नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी के लिए परेशान। देखिए, कहानी कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है। पिनाक जी, हम सब जानते हैं कि बंगाल के चुनाव को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने मिलकर इसको लूटा है। और केरल में क्या हुआ है सर? लूट है। केरल में सब निष्पक्ष तरीके से काम हुआ है, अच्छे से काम हुआ है ना? केरल पे भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि किस जगह पर एक साथ 90 लाख वोटों को नाम हटा दिया जाता है, और कौन सा ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसमें 27 लाख नामों पे ये कहा जाता है कि ये सिंपल डिस्क्रिपेंसी की वजह से ये वोट नहीं देंगे। आपको पता है ना, जहां एसआईआर में नाम कटे हैं उसमें टीएमसी की जीत भी हुई है, ये मालूम है आपको? मेरी बात सुनिए ना, ये बात ठीक है। टीएमसी की जीत 80 जगह पे हुई है, 200 जगह भारतीय जनता पार्टी की है। किस जगह पर कोई भारतीय जनता पार्टी का पूर्व लोकसभा सांसद हुमायूं कबीर जैसे जाके राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला उड़ाता है? कौन है ये? देखिए, ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वहां पर बंगाल में, नहीं, आपको नाराजगी किस बात से है कि उन्होंने चुनाव पोलराइज किया, हिंदुत्व की बात की? मतलब अगर दीदी बात करें तुष्टीकरण की तो ठीक है ना, अगर बीजेपी अगर हिंदुत्व की बात करे तो गलत? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा। धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? अच्छा अच्छा। हिम्मत हो ना तो बात करे जाके, डेवलपमेंट में बात करे जाके। अच्छा अच्छा। जब जाके शुभेंदु अधिकारी खुद कहते हैं कि हम उसका साथ लेंगे जिसने मेरा साथ दिया है, हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। रोहन जी, हमको इसका वोट कैसे नहीं भरोसा चाहिए। करें कैसे मुख्यमंत्री पर कि वो सबको साथ लेकर चलेगा, जो सीधे अपने कैंपेन में कहता है? ठीक है, आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ। जो सीधे अपने कैंपेन में कहता है जो हमारे साथ हम उसके साथ, कोई सबका साथ सबका विकास नहीं। क्योंकि पिनाक जी, लड़ाई जो है तुष्टीकरण के खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा, आशुतोष जी यहाँ पे कहते हैं कि भाजपा के राज्यों में, अरे क्योंकि भाजपा की सरकार समझती है, संवेदनशील है। एंटी इनकम्बेंसी, मैंने नहीं कहा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और उसको कैसे मैनेज करके कैसे अपेक्षा पूरा करना हमको आता है। भाजपा की सरकार परफेक्ट नहीं हो सकती है, पर ज्यादातर डिलीवरी करना जानती है। अब बात कर रहे हैं टीएमसी की, उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया है। आप जब 100 लोगों में से सिर्फ 25 लोगों की बात करेंगे, सिर्फ तुष्टीकरण करेंगे, आपके हर निर्णय में वो चीज दिखेगी। आप रामनवमी के जुलूस का विरोध करेंगे, आपके ओपनली स्टेटमेंट सीएम ये कहेगी कि अगर ये लोग जीत गए तो भड़काने वाली बात करेंगी, तो आपको क्या तुष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। और सारे पश्चिम बंगाल के जनता की, जो लोग भी देश के साथ हैं, देश के नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, उन सबकी बेहतरी का काम होगा। जो भी केंद्र की योजनाएं होती है, आज तक उसका लाभ टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिला। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना के करीब 22% जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम समाज से है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भड़काने की बात है, जो तुष्टीकरण की बात है, सिर्फ विरोध उसका है। और उसका विरोध हम नहीं, पूरे पश्चिम बंगाली जनता ने आपको आईना दिखाया कि भैया आपने तुष्टीकरण के चलते देश राज्य की क्या हाल की, और उसके कारण ये आज हाल हुआ है। इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद भी अगर वो हार गए तो उसका कुछ तो काम कारण होगा। दूसरी बात, बड़ा मुद्दा था महिला सुरक्षा का, एक महिला सीएम होने के बावजूद भी आप महिला सुरक्षा नहीं कर पाए। और हर बार एक पिनाजी मुद्दा आता था डिबेट में, कह रहे 2000 रुपए देखिए महिला के खाते में डाल दिया इसलिए भाजपा जीत गई। आज वो भी नहीं किया कि वो एक मुद्दा हो सकता है, पर एकमात्र मुद्दा नहीं हो सकता है। हम महिलाओं के मुद्दे को सिर्फ 2000 से जोड़ के उनका अपमान नहीं कर सकते। ये हम सबको समझना पड़ेगा, हर राजनीतिक पार्टी को समझना पड़ेगा। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, दीदी के लिए तो कहा जाता है कि वो
जितनी अच्छी गवर्नेंस देती हैं उससे कहीं ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना विपक्ष के नेता के तौर पर बिल्कुल सरकार को साध के रखती हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि भाई इनको एक थंपिंग मेजोरिटी, एक बड़ा मैंडेट मिला है, तो फिर आप लोग सबसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस से क्या कहेंगे भाई सबसे पहले कौन सा काम पूरा करें? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बात नहीं करूंगा, चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरह से 15 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही 2011 से 2026 तक, उसके बाद में जो भी वजह रही, मैं आज के दिन उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। जो जनादेश है, जो मतदाता है, जिन्होंने जो वोट दिए, उनके मताधिकार की जय। और पश्चिम बंगाल में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं आपको बधाई देती हूँ कि चलिए कम से कम आपने ये बड़ा दिल, आपने ये राजनीतिक परिपक्वता दिखाई, क्योंकि दीदी तो इस्तीफा देने से इनकार कर रही थी। ये हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लेफ्ट का किला उन्होंने भेज दिया था, तो जब रिजल्ट और रुझान आने शुरू हुए थे तो खुद उस वक्त सीएम जो हैं वो राजभवन गए थे इस्तीफा सौंपने के लिए और दीदी की ताजपोशी में शामिल भी हुए थे, और एक तरफ दीदी हैं। तो आपने ये परिपक्वता दिखाई, ये मैच्योरिटी दिखाई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि इंडिविजुअल स्तर पर आई मस्ट अप्रिशिएट जी। नहीं, देखिए 2023 में महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना का केस आप देखिए, उसके अंदर में फ्लोट टेस्ट में उनको हरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसलिए हम सुनवाई नहीं करें। आपको पता है 2023 का जो महाराष्ट्र का केस है, तो ये केस तो एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। वो बात कानूनी बात है, उसके लिए हम जाएंगे। मगर जो सरकार बनी है, उस सरकार ने जिस तरह से पिछले 4 तारीख से आज 9 तारीख है, इतने दिनों में जो हिंसाएं हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जितनी हत्याएं हुए हैं, जितने लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया है, कम से कम उनको रिस्टोर करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, भय मुक्त वातावरण हो पश्चिम बंगाल में, जिनकी इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, मगर 4 तारीख के दोपहर के 12 बजे बाद से भय मुक्त नहीं रहा। और दूसरी तरफ जो इन्होंने वादे किए, लक्ष्मी भंडार जो दीदी देती थी, गरीबों के खाते में जाते थे, करीब 2 करोड़ 32 लाख लोगों के खातों में जाते थे, तो इन्होंने अन्नपूर्णा भंडार का वादा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी डिमांड क्या है, क्या पूरा करें? सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारें, सबसे पहले घुसपैठियों को भेजें, सबसे पहले लक्ष्मी जो दीदी की योजनाएं थी उनसे जो इन्होंने वादे किए हैं दुगना तिगना पैसा देने के, वो दें। सबसे पहले आप बतौर विपक्ष किस चीज को लेकर इन पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे? देखिए, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तो शुभेंदु अधिकारी की नहीं है, बॉर्डर की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की नहीं है, वो आज भी अमित शाह की है, तो उसके लिए तो बात ही नहीं है। नहीं भाई, जमीन मुहैया करानी है, सपोर्ट देना है, पोरस बॉर्डर है पश्चिम बंगाल से, जब तक सहयोग नहीं देंगे, देखिए पहले यही कहते थे ना कि दीदी सहयोग नहीं दे रही है इसीलिए ये सब हो रहा है, तो अब तो एक्सक्यूज ही नहीं बचा इन लोगों के पास। 3000 रुपए आपने जो वादा किया है वो दीजिए। ठीक है, आप जो बात सुनना चाहती है मेरे मुंह से, तो आप स्वास्थ्य साथी कार्ड जिससे 5 लाख रुपए का गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता था, वो आप अगर आपको तो नाम बदलना है, रंग बदलना है, आप बदलेंगे, आपकी सरकार है, आप बदलेंगे, आप उनको बदल के कम से कम वो सेवाएं न रोके जो सेवाएं ममता बनर्जी की सरकार में दी जा रही थी। युवाओं को जो महीना में पैसा दिए जा रहे थे, जो दीदी ने चालू किया था युवा साथी प्रकल्प के माध्यम से, कन्याश्री, रूपोश्री, 94-95 प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार के डायरेक्ट महिलाओं के जाते थे, किसानों बंधुओं को जाते थे, किसानों के लिए बात होती थी। तो मैं चाहूंगा कि उसमें और बेहतर करें, आप अच्छा करें ना, कौन मना किया है? कौन मना कर रहा है? ठीक है रोहन जी, जिम्मेदारी बड़ी है, यहाँ पर आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहेगा। दीदी भले ही खुद मौजूद ना हो सदन के भीतर, लेकिन सब जानते हैं कि दीदी एक फाइटर हैं और विपक्ष के तौर पर वो बिल्कुल नकेल कस के रखेंगी। तो ऐसे में आपके ऊपर, और होना भी चाहिए लोकतंत्र में मजबूत, बिल्कुल होना चाहिए। मैं वही बोल कि बिल्कुल अच्छी चीज है विपक्ष का मजबूत होना, हमारे लिए अच्छा है कि चेक एंड बैलेंस रहेगा। हमको भी हमारी जिम्मेदारी हमेशा याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, मैं सबसे बड़ा मुद्दा पीनाज जी कहूंगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जो छेद था, बहुत बड़ा छिद्र था, जो अमित शाह जी ने कल कहा, पहले उसको हमको कुछ भी करके उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राजनीति घुसपैठियों के सहारे हो रही थी वोट बैंक के कारण, उसको जब तक हम नहीं रखेंगे बाकी सब मुद्दे तो हम लोग कर लेंगे। सबसे बड़ा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो 500 किलोमीटर के आसपास की बॉर्डर जो बीएसएफ को जगह का इशू था, सबसे पहले उसको करके बॉर्डर को हमको सुरक्षित करना होगा, नंबर 1। दूसरा, जो गुंडा राज या जो भय का माहौल था, जिसके कारण महिलाओं में महिला भी बाहर नहीं निकल पा रही थी, उस गुंडा राज को किसी भी प्रकार से 100% फुल स्टॉप लगाना होगा। तीसरा, जो सरकारी योजना है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं से टीएमसी ने लोगों को वंचित रखा था, मैं आपके बीच में नहीं करना आपको है ना सर, जो इन्होंने करा। सर सुनिए ना, रोहन जी बात तो सही कह रहे हैं। रोहन जी उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आपको अच्छा काम करना है, आप सत्ता में आए, आज के दिन वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। नहीं, आज के दिन वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रोहन जी एक रोड मैप तो दीजिए ना कि भाई 6 महीने में घुसपैठिए, इतने घुसपैठिए निकाल देंगे।
है ना, ये अलग आयोग बनेगा, अलग विभाग बनेगा, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, एसआईआर में जिनके नाम कटे हैं सबको भेज देंगे, क्या प्रोसेस होगा, कुछ तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना। मैंने एक भी सेंटेंस मैंने टीएमसी के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने अच्छी मैच्योरिटी, मैं पहले करूं, बॉर्डर सील का मतलब है कि एक भी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल के जमीन के अंदर आना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पुशबैक के माध्यम से जितने लोग भी अंदर हैं उनको किसी भी प्रकार से पहले तो बाहर निकाला जाए। नंबर 3, जितनी भी केंद्रीय योजना है, जितनी भी केंद्रीय योजना है, टिप्पणी की है उसके बारे में मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, बांग्लादेश आपके बीच में नहीं बोला, मैं नहीं बोला आपके बीच में, सरकार है रोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपकी सरकार है, मैं आपके बीच में बोला। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग राजनीतिक डिबेट करें, मैं वो भी कर सकता हूँ स्वयं जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में बोल रहे हैं, क्या मतलब है? बात करते हैं, आप राजनीतिक बात करना चाहते हैं तो आप राजनीतिक बात करिए, हम करेंगे। क्या एक मिनट रोहन जी एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप किस बात का जवाब चाहते हैं? मैं ये कहता हूं, 2 दिन पहले बांग्लादेश में इन्होंने कहा कि हम घुसपैठिए को रोकेंगे, भगाएंगे, जो भी करना है। हाँ, तो ये तो अभी भी वही बात रिपीट कर रहे हैं। सुनिए ना, 2019 से डिटेंशन सेंटर में करीबन 19 लाख लोग बड़े हैं। डिटेंशन सेंटर में कितनों को भेज दिया? 2300-2700 लोगों के नाम इन्होंने लिस्ट दिए बांग्लादेश को कि हम भेजेंगे, उनको बांग्लादेश ले नहीं रहा है। दे वांट टू सेव पुष्पे, आप ऑन रिकॉर्ड है, आप हेमंत बिस्व शर्मा का देखिए कि हम रात को भेजना चाहते हैं मगर बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्स है बीजीपी, वो उन्हें जो गार्ड है वो घुसने नहीं देती है। तो आपने जैसे ट्रंप ने भेजा हथकड़ी पहना के, आप भेजिए ना। ठीक है रोहन गुप्ता जी, भाई देखिए सवाल तो पूछे जाएंगे, कम से कम ये मुद्दा पूरे कैंपेन में छाया रहा, 2021 में भी, 2026 में भी, 21 के बाद आपके पास एक्सक्यूज था कि भाई हमारी सरकार नहीं है, सपोर्ट नहीं है राज्य सरकार से, लेकिन अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल कोई एक्सक्यूज नहीं है, और हम करके दिखाएंगे। अभी इन्होंने अच्छा हुआ स्वीकार तो कर लिया कि घुसपैठी है, निकालेंगे, एक एक को खदेड़ेंगे, हम लोग उसमें नहीं माने। बिल्कुल हम निकालेंगे, पुशबैक हो या डिटेंशन सेंटर से भेजना, हम करके दिखाएंगे। आपकी तरह बॉर्डर खुली नहीं रखेंगे, अमित शाह हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारे लिए घुसपैठिए वोटर नहीं बन सकते। आपकी नैया जो डूब गई, घुसपैठिए वोटर थे, इसीलिए वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। आपने नहीं किया वोट के लिए, हमको कोई वोट की मजबूरी नहीं है, हमको पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट दिया है, हम उस वोट के साथ करके दिखाएंगे। कोई राजनीति नहीं होगी, करके दिखाएंगे आपको। अरे आप चाहते थे नहीं, आपके बोलने का और करने का और सुनना है, चुप ही बैठा हुआ था। मैंने आपको कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला स्वयं जी, मैं बोल देता हूँ, डिबेट अच्छी तरह से हो रही है, उसको खत्म करते हैं। फिनासी बात सिर्फ इतनी है, ठीक है, मैं आप दोनों ठीक है, ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है सुशील घोष जी, ये मुद्दा सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अगर मैं कहूं, क्योंकि ये एक तरह से प्रोजेक्शन था कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घुसपैठी खतरा है, रिसोर्सेज पर कब्जा जमा रहे हैं जिन पर पहला हक बंगाल के लोगों का है, तो ऐसे में सेंटिमेंटल और सिक्योरिटी दोनों का ये मुद्दा है। घुसपैठियों को डिपोर्ट करना क्या वाकई में सरकार के लिए इतना आसान होगा? वादे तो कर दिए, कह भी दिया चुन चुन के भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे कैसे भेजेंगे, उसे एग्जीक्यूट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, और जो दशकों से यहां रह रहे हैं, जिनके बच्चे भी यहां पैदा हुए हैं, जो बिल्कुल समाज में रच बस गए हैं, उनको डिपोर्ट कर पाना, बांग्लादेश की सरकार को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? देखिए, ये जो रिलेशन बिल्डअप है पिनाक जी, ये तो इंटरनेशनल इशू है, तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करेंगे, बट उसके पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको डिटेक्ट करना और उसको न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि ये लोग जो काम यहाँ पर कर रहा है वो देश विरोधी काम है, राष्ट्र विरोधी काम है, तो डिटेक्शन ही नहीं हो रहा था। इन लोगों को इतने दिन प्रोटेक्शन मिल रहा था, दीदी अपने वोट बैंक के लिए इनको प्रोटेक्शन दे रहा था, तो वो वाला पार्ट एकदम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इनको डिटेक्शन होगा, उसके बाद जो भी काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेंगे। ये तो एक पार्ट है। दूसरे बात ये यहाँ पर मैं टीएमसी प्रवक्ता से सुन रहा था, एक्चुअली अभी यहाँ पर विरोधी आसन में टीएमसी शायद होंगे, शायद नहीं होंगे 6 महीने बाद, मुझे मालूम नहीं, बट ये लड़ाई जो था ना, ममता बनाम जनता था, तो जनता ने तो ममता को हरा दी। अभी जो है ये जनता का नजर, जनता एक्चुअली ऑपोजिशन बेंच में बैठे है, भाजपा गवर्नमेंट जो कर रहा है उसका पूरा के पूरा नजर जनता का है। और यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं कि कौन सा मुद्दा पहले आ जाएगा, ऐसे कुछ मुद्दा पहले आने का बात नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉमिस है सारे रेलिवेंट है और सारे काम पैरेलली इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब चालू करना है। डीए जो दीदी इतने दिन नहीं दिया है, डीए का मुद्दा जिसमें कहते हैं कि काफी वोट पड़ा है, उस मुद्दे पर भी सरकारी कर्मचारियों का पड़ेगा। अमित शाह जी ने बोला था 7th पे कमीशन है, वो चालू करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो चालू करना पड़ेगा। सो सारे जो मुद्दे हैं वो
इक्वली इंपॉर्टेंट है और सारे पैरेलल काम करना पड़ेगा। ये मैं पहले करूंगा, वो 2 महीना बाद करूंगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसलिए जो नए गवर्नमेंट हुआ है वो जनता का चुना हुआ गवर्नमेंट है और जनता को ही इनको जवाबदेही करना पड़ेगा। टीएमसी अभी वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स जो है उससे इरेलीवेंट हो गया। वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक एग्जांपल देके मेरा बात खत्म करूंगा। यहाँ पर टीएमसी का जो सीएम है उन्होंने 41% लोगों ठीक ने है, वोट स्वयं दिया, प्रकाश पुरोहित जी आपके पास आऊंगी। एक बार उन्होंने आपको बहुत संयम के साथ उन्होंने आपको सुना, आप भी उन्हें सुनिए, आप भी उन्हें सुनिए। आप एक के बाद एक बात कर रहे हैं। एबी अकाउंट जो है, फेसबुक का जो अकाउंट है, जिसको वहां से 41% वोट मिले हैं और उसको कहा जाता है irrelevant। वो बोल रहा है कि मैं सीएम हूँ ये विधानसभा का, जो कि नए सीएम चुन गए हैं भाई, पूरे जनता उनको कर दिया है। आप यहाँ पर बधाई दे रहे हो तो आपके सीएम क्यों एक सीएम आपके नाम के आगे नहीं लिख रहे? आप स्वास्थ्य साथी का बात कर रहे हो, स्वास्थ्य साथी का इतना रेलिवेंट है। आज देखिए तो आपका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, सुन लो, तो अमेरिका जाता है ट्रीटमेंट के लिए। को बोलने वाले मिस्टर आप गाली आप चिल्लाओ मत। सुशील घोष जी वो कह रहे हैं कि 40% से ज्यादा जनता ने उनको वोट किया है। आप उन्हें इररिलेवेंट मत बोलिए, और इररिलेवेंट नहीं हो सकती ममता दीदी, इतनी बड़ी नेत्री हैं। तो ठीक है, वही मैं आपका ऑब्जेक्शन लेके जा रही हूं। तो सुशील घोष जी वो कह रहे हैं कि जिसको जनता ने 40% जनता ने जिस पर भरोसा दिया है, भले ही नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ वो 40%, तो आप उसका सम्मान करें, आप उन्हें इररिलेवेंट नहीं बोल सकते। इररिलेवेंट इसलिए पिनाक जी बात कर रहे हैं, ये जनता की बात मैं बोल रहा हूँ। आप एक साइड में बोल रहे हो मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ, ये जो ओथ सेरेमनी है इसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बॉयकॉट कर रहा हूँ। और उनका जो प्रवक्ता है, उनके जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वो बधाई दे रहा है। तो आपका स्टैंड पॉइंट क्या है? ठीक है, आपका स्टैंड पॉइंट क्लियर नहीं है, इसलिए क्योंकि आप इररिलेवेंट हो चुके हैं। आपका पॉलिटिकल लाइन कौन सा लाइन में जाएंगे ये आपके सामने अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इररिलेवेंट तो है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके घर में ही एका नहीं है। हाँ, अभिषेक बनर्जी कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं, दीदी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, ना बधाई दे रही हैं, समारोह में जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर ये चल क्या रहा है? इसीलिए कह रहे हैं ना, जब अगर एकजुट नहीं होंगे तो फिर लोग बाग तो मजे लेंगे ही ना। नहीं, देखिए लोग मजे कौन ले रहे हैं? कौन लोग मजे ले रहे हैं? जो विरोधी लेते हैं मजे, घर के थोड़ी लेते हैं। घर में अगर फूटो तो पड़ोसी मजे लेता है। घर के, अरे ये कौन बोल रहा है कि ये घर की लड़ाई है? कौन बोल रहा है? ये सामने से मैसेज आते हैं, पब्लिक के अंदर में मैसेज है। कौन बोलता है? डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोलते, भाईपो भाईपो करते हैं, दिन भर भाईपो करते हैं। बोलिए ना अभिषेक बनर्जी के नाम से। अभिषेक बनर्जी हमारे नेता है, सेनापति है, और उन्होंने ये चुनाव बहुत हिम्मत के साथ लड़ा है। और जो लोग सुन लीजिए, जो लोग तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ जिनको जानते हैं उनको पता है। सुनिए 2016 में यही शुभेंदु अधिकारी क्या हो रहा है? तृणमूल कांग्रेस इतने दिन आप पावर लगा के वहां पर जयमाल लगा के क्या कर रहे थे? आप पुलिस हटा दिया तो अभिषेक बनर्जी को सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सारा जैमर फैमर हम लोग लगा दिए क्या? सारा जैमर हम लोग लगा दिए हैं। आपके मजाक हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर क्यों सस्पेंशन आ गया? क्यों शोकस का लेटर आ गया? यहाँ लगा के गोली मारा है। उसके बारे में 2.5 लाख सेना उतारने के बाद भी ये किसने मरवाया है? सीबीआई जांच किसने गोली मारा? लॉ एंड ऑर्डर डिस्पेंटल है, आपको नहीं पता है, खाली टीवी चैनल में बोल रहे हैं। बमबारी हो रही है हावड़ा के अंदर में, जला दिया गया बंगाल को, प्रयोगशाला बना दिया गया। कौन कर रहा है? पश्चिम बंगाल को जला के हिंदू और मुसलमान करने वालों की नफरत की राजनीति हिंदू मुसलमान कौन कर रहा था पश्चिम बंगाल में? आपके ममता बनर्जी क्यों बोला कि हम लोग अगर एक सेकंड में बोलते हैं तो एक कम्युनिटी आके पूरे हिंदू कम्युनिटी को खत्म कर देंगे? हुमायूं कबीर जब बोलता है हिंदू को काट के पानी में गिरा देंगे, तब आप बैठे रहता है क्यों उसको फोकस नहीं करते हैं? उस हुमायूं कबीर जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बात कीजिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सुशील जी, 40% से ज्यादा जिसको वोट मिला है, तो उस पार्टी को, उस नेता को आप सिरे से रिलेवेंट कह दें। विपक्ष का होना, मजबूत विपक्ष का होना भी लोकतंत्र के लिए उतना ही जरूरी है, और इतने लंबे अरसे से दीदी ने शासन किया है तो रिलेवेंट नहीं हो सकती। चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है, कोई भी सत्ता जो है निरंकुश नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, लेकिन आप एक बार टीएमसी को देखिए क्या होता है कि अगर आप अपनी गलती देखेंगे नहीं, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ही नहीं, इतने बड़े जनमत को, आपके अपने सवाल हो सकते हैं, अपने संशय हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी का भी तो कुछ परसेंटेज रहा होगा ना इस 207 के मैंडेट में। हम लोग जरूर हमारे पार्टी के अंदर में पार्टी मीटिंग एकदम आत्मचिंतन करेगी, है ना, कि हम लोग किस गलती। अब एक बात बताइए, जब लेफ्ट का किला दीदी ने उखाड़ फेंका था तो वहां पर सीधे सीधे इस्तीफा हुआ था, समारोह में शरीक भी हुए थे। एक लोकतंत्र की कुछ मर्यादा होती है, कुछ डेकोरम होते हैं, उसका पालन करा जाता है। मगर
कब? जब निष्पक्ष चुनाव कराए जाए तब। तो फिर आप चुनाव को बायकॉट कर देते अगर आपको ऐसा लग रहा था निष्पक्ष नहीं, क्यों बायकॉट करेंगे? तो फिर भाई या तो आप सिस्टम को ट्रस्ट कीजिए या फिर सिस्टम से बगावत कीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी भरोसा है। मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिलाइज। इसको मैटर को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में तो जा रहा है। 24/7 खुला था। आज मुझे बताइए, ठीक है, फंडामेंटल 28 लाख लोगों के नाम काट लिए गए। ये वो अलग मैटर है। फिलहाल आप ये बताइए ना कि बंगाल का मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन है? वो क्या घुसपैठिया है क्या? मुझे ये बता दीजिए, वो घुसपैठिया है? बंगाल का मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन है? बंगाल का मौजूदा चीफ मिनिस्टर अभी आज शुभेंदु अधिकारी है। हाँ, तो दीदी ने तो इस्तीफा नहीं दिया था अपने आप, बड़प्पन दिखाते हुए, स्वीकारते हुए। तो हटा दिया ना, वो तो हटा दिया, नहीं दिया तो हटा दिया। हाँ। उनको हटाया ना, गवर्नर के पास राइट है ना। हमने इस्तीफा नहीं दिया, वो तो भंग की गई ना विधानसभा। ठीक है, रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि आपके तो आप शुभेंदु को सीएम नहीं मान रहे हैं। सुनिए नहीं, आप कह रहे हैं कि मैटर सेबिजिडिस है, आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं नजर आ रहा है, तो आप इसको, दीदी ने तो कह दिया मैं इस हार को मानती नहीं, मैं इस्तीफा दूंगी नहीं, तो आप शुभेंदु को टीएमसी के लोग नहीं मानते हैं कि वो सीएम है? सुन लीजिए दीदी को हारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब आपके साथ मिलकर के चुनाव करवा रहा है और आपको बोल रहा है कि आप जीत गए। शुभेंदु अधिकारी दोनों सीट से जीतते हैं, हुमायूं कबीर दोनों सीट से जीतते हैं। वो हुमायूं कबीर जिसने 1000 करोड़ रुपए की डील भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, उस डील के बारे में कोई जांच हुई? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, टीएमसी का अच्छा रहा, तब इलेक्शन कमीशन ठीक था? सुन लीजिए ना, पार्शियली आप सिस्टम पे भरोसा करेंगे, पार्शियली अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली में बोल रहे हैं ठीक नहीं है। अच्छा, हम तो पहले चुनाव के नतीजों के बाद नहीं बोले हैं। ठीक है, हम रनिंग सिलेक्शन में बोल रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं ठीक। रोहन गुप्ता जी ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारे आईपैक को जो इन्होंने नहीं मान रहे, ये जो प्रॉब्लम यही तो है। अब इनको आप चुप करवाइए, ये बीच में बोलते रहेंगे। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी देखिए, आप माने ना माने, संविधान के हिसाब से, जनता के मैंडेट के हिसाब से बीजेपी की सत्ता है और आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सीएम है। मगर जब आप हमको इररिलेवेंट बोलेंगे, अरे वो बात से आगे बढ़िए ना। मैंने तो यही कहा ना कि मैंने भी सुधाशील जी को यही कहा ना। ठीक है, उनका मत हो सकता है ना सर, उनकी ओपिनियन हो सकती है। आपकी नजर में उनकी औचित्य क्या है? आप उनको इतना महत्व दे रहे हैं उनकी बात को, तो आप उनको बहुत क्रेडिबल मानते हैं। मीडिया बन गए हैं सुद्रोशील घोष। इनको आप चुप करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। पीना जी ये तो बोलते ही रहेंगे। ठीक है, रोहन गुप्ता जी जवाब दे दें। देखिए पीना जी, यही प्रॉब्लम है कि परिणाम के अगले दिन जब डिबेट हो रही थी, सारे इनके प्रवक्ता आके बोल रहे थे हम तो जीत रहे हैं, देखिए मथुआ वोटर कट गया एसआईआर में, वो बदला लेंगे बीजेपी से, अब स्टैंड चेंज हो गया। अरे लोकतंत्र है, हार को स्वीकार करिए। बीच में मत बोलिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, संजय सरकार, संजय शर्मा जी आके कई बार यही हमारे शो में कहते थे कि आप लोग जीत रहे हैं, बीजेपी जो है वो डबल डिजिट में आ जाए तो ये बड़ी मुश्किल की बात होगी, 100 तो कभी छू नहीं पाएगी। तो आप लोग उस टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शन मान के चुनाव लड़ रहे थे ना, जो अपनी जीत के दावे कर रहे थे, तभी बोलते थे इनकी मुख्यमंत्री को हाथ स्वीकार रोहन गुप्ता जी रेजिग्नेशन देना चाहिए था। आप इनको चुप करवाइए। कोई डिबेट ऐसे नहीं होगा, तो चुप बैठा ऐसे तो कैसे डिबेट होगी? ये लोग बीच में बोलते रहते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी उनको भी सुन लीजिए ना, वो भी जवाब देना चाहते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वो जवाब देना चाहते हैं, उनको सुन लीजिए। रोहन गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनको भी सुनिए, उसके बाद में आशुतोष जी के पास आऊंगी। जी जी, आप लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव हुआ, आप चुनाव हार गए, आप हारने के बाद भी चुनाव को स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी रस्सी जल के बल नहीं किया, ये नहीं हो सकता ना। आप रस्सी नहीं जली है, देना चाहिए था इस्तीफा। लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा देके नहीं सरकार का स्वागत करना चाहिए था। आपकी बौखलाहट अधिकारी के जो लोगों ने आपको वोट दिया वो भी सोच रहे होंगे कि आपको वोट क्यों दिया। सर आपके मानने या ना मानने से सब कुछ हो जाएगा। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वो भी सोच रहे होंगे क्या। देखिए पीना जी, बात सिंपल है, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। लेफ्ट पार्टी का शासन गया था, टीएमसी का भी शासन आया, लास्ट बार भी चुनाव हुआ तब भी इनका सत्ता आई। हमने तो वोट नहीं काटे, सीसीटीवी की बात कर रहे हैं ना। आपकी पूरे देश की जनता देख रही है, आप बीच में मत बोलिए। मैं तो आपको क्वेश्चन नहीं बोला, सिंपल क्वेश्चन है। अरे आप पीना से सवाल पूछेंगे, आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरा बात खत्म होने दीजिए। प्रकाश पुरोहित जी आप सबर रख लीजिए ना, सबर रख लीजिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सबर सुनिए। सबने आपको इतने प्यार से सुना, आपकी हर बात को तवज्जो दी, क्योंकि विपक्ष को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। हार गए हैं लेकिन आपको अपना पूरा मत रखने का मौका मैंने दिया।
ये लेकिन सच्चाई अब है। इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि आप सिर्फ बोलते ही रहेंगे, दूसरे को नहीं सुनेंगे। विनाश जी, नहीं, यही बोलते प्रॉब्लम रहेंगे, है, मतलब वो कुछ भी इनके बोलेंगे, दिखाने बोलते के और रहेंगे। खाने के दांत तो अलग सुन है। रहे हैं। चुनाव मतलब हार आप चुके पक्ष में हैं, हैं तो भी सुन उनके रहे हैं। सीएम आप को पक्ष में हैं रेजिग्नेशन तो भी देना सुन चाहिए रहे था, हैं। वाह, लोकतांत्रिक प्रक्रिया गजब। का स्वागत मतलब करना हम चाहिए अपना था। क्वेश्चन आपकी नहीं करें। डिबेट में ये लोकतंत्र नहीं मानते हैं, इनसे आप क्या अरे भरोसा लोकतंत्र, करेंगे? चुप रहो ना, हार चुके हैं लोकतंत्र के फिर भी गला इनको नहीं, घोटने इनके वाले गुंडे लोग आज भी हो। घूम तुम रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके पट्टी से में कांग्रेस से बंदूक भाजपा आपकी में गए गुंडों हो ने क्या? मारी है, तुम सबको डर दूध के का गए हो, दूध पानी पैसे का होगा। कमाने के लिए क्या भाजपा अराजकता में नहीं गए हो? चलेगी स्वयं प्रकाश शांति बोल? रखो। आप समझ रहे हैं, जनता देख रही है अरे आपको। शांति किसी रखो, तुम्हारे एटीट्यूड को जैसे जवाब हमको दिया पता है, जनता ने। नफरती चिंटू। किसी अराजकता को, गुंडागर्दी को जवाब दिया। अरे आप बोलते ही अराजकता रहेंगे। तुम लोग हो, अराजकता आप विपक्ष में तो बोलते ही स्वयं रहेंगे। प्रकाश पुरोहित सुनिए जी, ना। मत स्वयं बोलो प्रकाश आपका पुरोहित जी, विपक्ष। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष भी कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं, समाजवादी पार्टी से मैं हैं। कुछ कहना चाहूंगा, सकती ये है, मेरी फिलहाल बात को तो आप काटी दे जा रही है, ठीक बात नहीं ठीक है। है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप नहीं सुनना चाहते, ठीक है। रोहन गुप्ता जी, ठीक है, आपकी बात सुनी, आपकी बात पूरी सुनी गई। डॉक्टर बिल्कुल नहीं सुनी गई। बोलिए, ये तो बीच चलिए, में आप क्या मुझे कहना सिर्फ चाहते 10 हैं? आपकी सेकंड बात तो दीजिए। मैं 10 बताइए, सेकंड में मेरी बात को खत्म क्या करूंगा, कहना चाहते हैं पीना जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ पीना जी, कि जो लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव हुआ, आज चुनाव खत्म हो गया, सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। जनादेश बीजेपी को मिला, विपक्ष में है, बिल्कुल सवाल पूछिए, हम आपके साथ खड़े। आप जितना स्ट्रांगली हमको सवाल पूछेंगे, हमारी भी जिम्मेदारी बनेगी। आगे वापस 12 बजे से ठीक है, 6 बजे तक की- ठीक है, ये डॉक्टर आपकी आशुतोष असेंबली वर्मा, को बहुत सुधारना आसान है, होता है ये आपको सीधे मालूम सीधे है कह देना। क्या ठीक है, यही बाहर सवाल चुके लेके हैं मैं चुनाव? विपक्ष के एक और नेता हमारे साथ पूरा समाजवादी आपका- पार्टी के जुड़े हुए, उनके पास जाती हूँ। अगर यहाँ पर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी नहीं जवाब देना चाहते, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ठीक है भाई, आप अगर हारे हैं, हर बार ये कह देना कि ये गलत था, इसने वोट चोरी कर ली, ये बेईमान था, ये ईमानदार नहीं था, वोट चोरी हुए हैं। इससे बेहतर ये भी होगा ना कि थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर भी कर लीजिए। कुछ कमियां अपने अंदर भी होंगी, कुछ नाराजगी जनता की भी होगी। हर बार पिना जी, यही एक्सक्यूज के साथ आगे बढ़े, ये अप्रोच क्या पिना सही जी, है? देखिए, क्योंकि जनता को भी देखिए, लगेगा ना कि भाई जिसे कहते हैं ना, हार के बाद अपना बौखलाहट है, आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं रादर देन एक्सेप्टिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिंग। देखिए पिना जी, अब तो सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और गवर्नर ने शपथ दिला दी है। हम लोग यहाँ बैठ के उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके अपने अपने तर्क रख सकते हैं, और हम उन्हीं तर्कों पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी थी, महिला के ऊपर, महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिला सुरक्षा की प्रॉब्लम थी, घुसपैठिए आ रहे थे। हम उनसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में आई है और ममता जी 15 सालों से हैं, तो 15 सालों से एंटी इनकम्बेंसी नहीं मिली आपको। 15 सालों से आपको जो है महिला सुरक्षा के बारे में याद नहीं आई। पिछली बार तो आपने बहुत कुछ किया, 15 सालों से आपको तुष्टीकरण पिछली बार भी याद नहीं आया। तो पिछली बार 3 से 77 आए थे, वो भी अपने आप में एक मैजिकल ग्रोथ थी। पिना जी, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आप उस पर भी सवाल पूछिएगा। असल में पिछली बार और अब इस बार में अंतर क्या है, मैं बताता हूँ। हाल ही में भी जो बंगाल में चुनाव हुआ है, उसमें फलता विधानसभा में, जो साउथ परगना में है, उसके पूरे के पूरे 285 बूथों को रीपोलिंग का ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि वहां पर ईवीएम पे टेप चिपकाए गए हैं, वहां पे सीसीटीवी तोड़े गए हैं और धमकाए गए मतदाताओं को, बोला गया है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने दिया है। उसके बाद मजबूरी में चुनाव आयोग को उसको खत्म करना पड़ा है, और वो टीएमसी सर, कौन सी पार्टी के निशान पे टेप लगा हुआ था? आपने ये खबर पूरी पढ़ी थी? सुनिए, हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये टीएमसी का गढ़ था, जहां पे टीएमसी आज तक नहीं हारी। पिछली बार से इस बार में अंतर क्या है? एसआईआर नहीं था। पिछली बार से इस बार में अंतर था कि हुमायूं कबीर नहीं था। पिछली बार से इस बार में अंतर था, ज्ञानेश कुमार नहीं था। पिछली बार से यह अंतर था कि सिर्फ 5 राज्यों में, बंगाल के अलावा कहीं पे भी माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं बनाए गए। तो उत्तर प्रदेश के लिए भी यही एक्सक्यूज के साथ आप आगे बढ़ेंगे जी? उत्तर प्रदेश के लिए भी 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, एसआईआर वहां भी हो रहा है। हम 27 में देखिए, हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, तो आप पहले से मान के चल रहे हैं कि भाई ठीक है, वहां पर भी चाहे आप जीते या हारे, चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? ये आपका आकलन हो सकता है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना। बंगाल के चुनाव से हम सीख ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों 2021 में हारी और कैसे 2026 में जीती। इसलिए ये लोकतंत्र की हत्या दिखती है। ये जो बातें करते हैं ना कि महिला मुस्लिम तुष्टीकरण और महिलाओं का प्रॉब्लम, घुसपैठिए, ये अगर आपके हिसाब से सही है तो ये 15 सालों से सही होना चाहिए। पिछली बार भी आपने बहुत बातें करी और आप 77 पे आके रुक गए। असल में आप कुछ और शक्ति आप लेके आए हैं, कुछ और तरीके से आप किया है। ईडी सीबीआई, पूरे चुनाव में ईडी सीबीआई चलती रही। पूरे चुनाव में आईपैक जैसी कंपनी जो है ममता जी काम कर रही है, उसका ऑफिस बंद कर दिया गया। उसके जो और दीदी वहां पे फाइल लेने पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, वो ठीक था? वो ठीक था? उसको जस्टिफाई कर दें। मेरी बात सुनिए, आप सुनी रही हूँ आपकी, सवाल भी तो पूछने दीजिए मुझे, सिर्फ सुननी थोड़ी है। हाँ या ना पे बात बताइए। ये हुआ है 2126 मैंने आपसे पूछा, दूसरा मैंने भी तो सवाल पूछा भाई, जवाब देंगे उसका?
कि हाँ, सुप्रीम बोलिए, कोर्ट ने जो दीदी बोलिए। को फटकार लगाई, आपने आईपैक का जिक्र किया, मैंने नहीं। हाँ, क्या 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 फटकार लगे, क्या सुप्रीम कोर्ट जब ने वो कहा? फाइल, जब ईडी की छापेमारी कहा? हुई, फाइल लेने के लिए पहुंची एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उस पर क्या कहा हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी भी कार्रवाई में दखल नहीं डाल सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बीच चुनाव में ये जो कार्रवाई हो रही है ये गलत तरीका है। आप पूरी बात बताइए ना, आधी बात क्यों बताती है? ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना है कि असम में कितनी ईडी सीबीआई हुई, क्यों नहीं हुआ एक बार? क्यों नहीं एसआईआर एसएम में हुआ? क्यों नहीं माइक्रो ऑब्जर्वर वहां बैठे हुए? ये सब कहने की बातें। ठीक है रोहन जी, भाई सीधे सीधे आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनी हो या फिर तमाम एजेंसीज हो। ठीक है, आप ही का सवाल लेके जा रहे हैं और इसीलिए एक खुशी की बात है हाँ। कि मुझे लगता था कि चुनाव के बाद में विपक्षी पार्टियां, सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के जो दल हैं वो सुधरेंगे, कहीं ना कहीं समझेंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता के मुद्दे क्या है। जिस प्रकार से सपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मैं आश्वस्त हूं कि 2027 में हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अभी सुधर नहीं रहे, सीख नहीं रहे कि जनता क्या चाहती है। जब मैं आपको बात कर रहा हूं महिला सुरक्षा की, मैं ग्राउंड पे कम से कम 4 महीने रहा हूं, किसी भी महिला से पूछ लीजिए, वो डर का माहौल था कि नहीं, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव वाले दिन जो गुंडे बाहर आ रहे थे, ठीक है, जो रोकने का काम किया। मुझे ये बताइए रोहन जी, रोहन जी, क्या बीच में आप सवाल मत पूछिए ना, मैं बीच में सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सवाल ऐड कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है लोगों को 2021 में महिला। ठीक है सर, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए हैं, आपके पास बम्पर नंबर हैं, आपके पास बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत हुई है, आपको उसकी बधाई है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी और कई सवाल, और जो आपने वादे किए हैं उन पर चेक एंड बैलेंस तमाम विपक्ष भी रखेगा, पत्रकार भी रखेंगे, तो जिम्मेदारी बड़ी है, उस पर भी चेक एंड बैलेंस होता रहेगा। फिलहाल आज के दिन के लिए आपको बधाई, आपकी सरकार बनने के लिए। आप सभी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु में विजय के सीएम बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। बीसीके ने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे दिया है। विजय के पास अब 118 विधायकों का समर्थन हो गया है। विजय के पास अब 118 विधायकों का समर्थन है। इससे पहले आपको बता दें कि कल बीती शाम लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स होते रहे। एक बार को लगा कि हाँ, विजय के पास 118 विधायकों का समर्थन हो गया है, फिर उसके बाद खबर आई कि नहीं, अभी भी असमंजस की स्थिति है, कई पार्टियों ने डिक्लेयर नहीं किया है, 16 ही उनका आंकड़ा छू पा रहा था। लेकिन इसके बाद बीसीके ने कहा कि वो शाम को 4:30 बजे तक अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और अब बीसीके ने ये ऐलान किया है कि वो अपना समर्थन देंगे विजय को, और अब कुल मिलाकर विजय के पास 118 विधायकों का समर्थन हो गया है। यानी कि तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की सरकार बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। तो यानी बीसीके ने भी अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है, क्योंकि राज्यपाल कह रहे थे कि जब तक नंबर नहीं होंगे, पूरे नंबर नहीं होंगे, आप समर्थन की चिट्ठी लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम आपको सरकार बनाने का न्योता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को अब तक इनवाइट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी बड़ी खबर यही है कि विजय ही होंगे तमिलनाडु के अगले सीएम। मैजिक नंबर उन्होंने जुटा लिया है। बीसीके ने अभी कुछ देर पहले ये जानकारी दी है, समर्थन पत्र सौंप दिया है विजय को। तो इसी के साथ मैजिक फिगर 118 को वो छू चुके हैं। अब देखना है कि समर्थन पत्र लेकर वो राजभवन जाते हैं और कब उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिलता है।